नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। आपने अक्सर सुना है कि हर ऑपोज़िशन पार्टी और जो आईना दिखाने वाला जो मीडिया है, वो ये कहता है कि देखिए बेरोज़गारी इतनी भयानक है, लेकिन मोदी सरकार उसके बारे में कुछ नहीं कर पा रही है। तो जब शोर ज़्यादा मचता है, तो मोदी जी क्या करने लगते हैं जो नियुक्ति पत्र है, वो बाँटने लगते हैं। और उसके अलावा क्या करते हैं, वो पोर्टल्स बना देते हैं और कहते हैं कि भाई जो बेरोज़गार जो युवक हैं वो जाकर उस पे रजिस्ट्रेशन करवा लें, फिर हम उनको कुछ भत्ता देने लगते हैं। लेकिन आपने कभी भी सोचा कि सरकार इन बेरोज़गार युवकों का नाम बदल सकती है, ताकि ये कहने को ना हो जाए कि देखिए बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है। कुछ ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश सरकार के रेजीम में एक नज़र आया है और वहाँ पर खबर ये आई है कि जो अनएम्प्लॉयड वहाँ का जो यूथ है, जो अनएम्प्लॉयड नौजवान है, जो बेरोज़गार है, अब उसको एस्पिरेशनल यूथ का नाम दिया जा रहा है, यानी कि आकांक्षी युवा, यानी कि एक ऐसा युवा जो आकांक्षा से भरा है, यानी कि उसका नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं है। तो सब अखबारों की जो हेडलाइन है वो ये कह रही है, अनएम्प्लॉयड इन एमपी क्वेश्चन मार्क गवर्नमेंट विल नाउ रेफर टू यू एज़ एस्पिरेशनल यूथ। और कई लोगों का उसमें एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे एक आर्यन श्रीवास्तव जो कि ग्रेजुएट डिग्री उनके कृषि साइंस में उनके पास ग्रेजुएट डिग्री है, लेकिन उनके पास जॉब नहीं है। लेकिन वो मध्य प्रदेश में रहते हैं, इस वजह से उनको बेरोजगार नहीं कहा जाएगा, उनको आकांक्षी युवा कहा जाएगा। और आपको मजेदार बात ये भी बताएं कि सरकार ने ऐसे कई लाख जो वहां के बेरोजगार युवा हैं, उनका जो परिभाषा है, उनकी परिभाषा को बदल दिया है और उस परिभाषा में वो अब ये कहलाएंगे कि वो आकांक्षी युवा हैं। अब ऐसी अगर हरकत कोई राज्य सरकार कर रही है, जहां पर वो बेरोजगारी का आंकड़ा तो छुपा ही रही है, लेकिन साथ में उसकी परिभाषा या उसके नाम को बदलने की कोशिश कर रही है, तो फिर आप ऐसी सरकार के बारे में क्या कहेंगे? अब मध्य प्रदेश में अगर ऐसी सरकार या ऐसी पहल की गई है, तो क्या पूरे देश में अब मोदी सरकार यही काम करेगी? और जो सामने आया है एक आंकड़ा जो मध्य प्रदेश का, उसमें जो जॉब सीकर्स हैं, यानी कि जो रोजगार को ढूंढने वाले लोग हैं, उनकी संख्या मध्य प्रदेश में करीब 29.36 लाख बताई जा रही है और उनको अब हम एस्पिरेशनल यूथ कह रहे हैं, यानी कि आकांक्षा से भरे हुए नौजवान। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट है, उनसे मैं बात करूंगी कि अगर मध्य प्रदेश की सरकार, सिद्धार्थ, अगर आज इस परिभाषा को बदलना चाह रही है और वो ये कह रही है कि देखिए ये आकांक्षी युवा हैं, तो इसका क्या मतलब है और इसको आप कैसे देखते हैं सरकार की इस पहल को? जी, एस्पिरेशनल यूथ। जी, आ, इतना ही कहूँगा कि 3 दिन से मुझे पानी नहीं मिला था, तो आज सरकार ने मुझे नाम रख बदल दिया, मेरा कह दिया कि सिद्धार्थ प्यासा है। तो ठीक है, तो 3 दिन से पानी नहीं मिला था, आज से मैं प्यासा हूँ, बात तो बराबर है, पानी तो ऐसे भी नहीं मिल रहा है। तो एक कहावत है, एक बहुत नामी गाना है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। बहुत पुरानी कहानी भी है कि गौतम बुद्ध जब घर से बाहर निकले तो उनके सामने किसी की अर्थी जा रही थी, तो उन्होंने पूछा ये कौन है? तो बोला कि इनका नाम अमर था। तो बोले नाम ही अमर था तो मर कैसे गया? तो अगर हम ये समझते हैं कि किसी का नाम अमर है तो वो मरेगा नहीं, अगर मुझे 3 दिन से पानी नहीं आया है तो मेरा नाम बदल के आप प्यासा रख देंगे तो मुझे पानी मिल जाएगा, तो ये सब तो गलतफ़हमी है, सबको पता है, इस तरह की चीज़ें होती नहीं हैं। आप पानी कहिए, वाटर कहिए, जल कहिए, नीर कहिए, कुछ भी कहिए, चरित्र वही रहेगा। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपका कार्यक्रम होने से पहले मैं आजकल तो एआई का ज़माना है, तो ग्रॉक से सवाल पूछ रहा था कि भारत में कुल मिला के कितने बेरोज़गार आज हैं? तो भारत में ग्रॉक का मतलब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का कहना है कि भारत में आज बेरोज़गारी की दर 7 से 8% है, जो कि 10 साल पहले 5% थी, मतलब 3% बेरोज़गारी दर बढ़ गई है। और अगर आप युवाओं का डेटा लीजिए, मतलब 23 से 25 साल के युवाओं का डेटा, तो करीब-करीब क्या कहते हैं, बेरोज़गारी दर 25% है। कुल मिला के अगर इसको संख्या से निकालें तो करीब-करीब 4 करोड़ युवा इस देश में आज बेरोज़गार हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि कोविड से पहले भारत भारत के लोग जो खेती में थे, उससे करीब-करीब 5 करोड़ लोग ज़्यादा आज कोविड के बाद खेती में हैं। मतलब कोविड आने से पहले लोग जो शहरों में थे और काम कर रहे थे,
कोविड के समय हमें पता है लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लोग गाँव गए। वो गाँव में जाके अभी तक आज तक वापस नहीं आए हैं। करीब-करीब 4 से 5 करोड़ लोग ऐसे हैं, कोविड से पहले जो शहर में थे, वो आज गाँव में चले गए हैं। हमें पता है गाँव में रोज़गार तो मिलता नहीं है। गाँव में तो आपको रहना पड़ता है, जो थोड़ी बहुत अपनी खेती है, या तो अपनी खुद की खेती सँभालिए या तो किसी दूसरे की खेती में काम कीजिए। हुआ ये है कि भाजपा सरकार को लगता है ये बेरोज़गारी बेरोज़गारी शब्द जो है, ये बहुत प्रचलन में आने लगा, तो उनको लगा कि ये शायद मेरे ऊपर लेबल चस्पा ना हो जाए, चिपक ना जाए, तो मैंने अपना लेबल मैंने अपने माथे से हटा दिया। लेकिन मैंने अगर अपने माथे से लेबल हटा भी दिया, तो मेरा माथा तो वही है, मेरा माथा तो गया नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा उपक्रम है या इस तरह की एक कोशिश है कि कोई आदमी बीमार है, उसको कह दो कि आज से तुम्हारा नाम हमने अमर कर दिया। तो आपने अमर नाम कर देने से उसकी मौत तो देर से आएगी नहीं। तो मेरे ख्याल से भारत सरकार के साथ ये बहुत बड़ी समस्या है कि वो काम पर कम विश्वास करती है, अपनी छवि पर ज़्यादा विश्वास करती है। अभी तक उसने जो जो 10 साल में उसकी सरकार चली है, उसकी जो नीतियाँ चली हैं, उसके कारण चाहे किसान हो, चाहे महिलाएँ हों, चाहे युवा हों, किसी का भला होते हुए नहीं दिख रहा है। हाँ, कुछ चंद लोगों का भले-भला हो रहा होगा, वो अदानी हो सकते हैं, अंबानी हो सकते हैं, उनके बेटे हो सकते हैं, उनको कोई काम नहीं है तो वो एक तरफ अपने ही क्या कहते हैं प्रतिष्ठान में प 7,000 एकड़ की ज़मीन में क्या कहते हैं आपका रिलायंस का सबसे बड़ा दुनिया का पेट्रोल रिफाइनरी भी लगा लेंगे और शेर भालू और चीता भी पाल लेंगे, तो उनको नहीं, कोई लेकिन शायद सही कमी बताऊँ नहीं होगी। नाम नहीं, नाम बदलने का जो लॉजिक है सरकार का, वो नाम बदलने के पीछे का लॉजिक आपको क्या नज़र आ रहा है? क्या नाम बदलने से समस्या खत्म हो जाएगी या नाम बदलने से वो क्या बताने की क्या वो दुनिया की नज़र में अपने आप को ये कह रहे हैं कि देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे एस्पिरेशनल यूथ हैं, हमारे यहाँ बेरोज़गार नहीं है लेकिन हमारे यहाँ एस्पिरेशनल यूथ है। और अगर ये मध्य प्रदेश सरकार इस तरह की झलकी दिखा रही है, एक झलक दिखा रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसको एक पैन इंडिया मॉडल बनाया जाएगा कि जहाँ पे बेरोज़गार यूथ है, वहाँ पे उनको ये कहा जाए कि वो एस्पिरेशनल यूथ हैं। हुआ ये है हम सबको पता है कि पिछले 10 साल में भारत में एक नैरेटिव पेश किया गया कि हमारे पास एक 56 इंच का शेर है। अब जब आपको पता लग गया धीरे-धीरे कि वो 56 इंच का शेर नहीं है, वो तो कागज़ी शेर है। क्योंकि अगर वो 56 इंच का सच में शेर होता, तो चीन आपके गलवान में 4000 स्क्वायर फीट ज़मीन पर कब्ज़ा करके नहीं बैठा हुआ होता। आप अगर असली शेर हैं, तो फिर मालदीव आपको अपने देश से भगा नहीं दिया होता। आप अगर असली शेर हैं, तो बांग्लादेश आपको उल्टे-सीधे कह के अपने मनमानी करते हुए चीन के साथ दोस्ती नहीं कर रहा होता। आप अगर असली शेर हैं, तो ट्रम्प साहब आपके आपके देश के नागरिकों को हथकड़ियों में भारत नहीं भेज रहे होते। तो सबको पता लग गया है कि वो असली शेर नहीं है, वो कागजी शेर है। अब जब वो कागजी शेर है, तो इसका मतलब ही छवि की बात है, अब वो असली शेर रहा नहीं। तो अब छवि ही जब बचानी है, तो उनको लग रहा है भाजपा की भारत सरकार को कि बेरोज़गारी बेरोज़गारी एक शब्द ऐसा है, नोमेनक्लेचर जिसे इंग्लिश में कहते हैं ना नोमेनक्लेचर, वो शब्द ऐसा है कि बार-बार उनके माथे पर आके कलंक जैसे वो चिपक रहा है। हर आदमी विपक्ष भी बेरोज़गारी की बात करता है, आपके जैसे चैनल भी बेरोज़गारी की बात करते हैं, राहुल गांधी भी बेरोज़गारी की बात करते हैं। हर व्यक्ति मतलब मीडिया से लेके मैं कह रहा हूँ क्या कहते हैं लेमडक मीडिया के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अल्टरनेटिव मीडिया जैसे यूट्यूब चैनल्स वगैरह ध्रुव राठी जैसे लोग, ये जो यहाँ तक कि ग्रॉक मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बता रहा है। तो हर तरफ से जब सत्य मालूम पड़ रहा है कि सत्य ये बता रहा है कि आप 56 इंच के शेर नहीं हैं, आप कागजी शेर हैं, तो कागजी शेर अपनी छवि को बचाने के लिए उस नाम को ही बदल देना चाहता है, ताकि आपने मेरे माथे पर कलंक लगाया, मैंने अपना माथा पोंछ लिया। ठीक है, हुँ, मैंने माथा अपना पोंछ लिया होगा लेकिन मेरा माथा तो वही है, माथा तो हुँ, कहीं गया नहीं है। माथे में अगर मेरे दाग है, मैंने कलंक कलंक भले ऊपर से मिटा लिया हो, लेकिन अगर मेरे माथे में ही दाग सच में है, बचपन से एक तिल है, तो वो तो तिल तो मिटेगा नहीं ना। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल। एक छवि बदलने की कोशिश है, लेकिन इसमें होगा ये कि उल्टा पड़ेगा। अभी एक ताज़ा-ताज़ा उदाहरण है, इसमें देखिए ऊपर ये हमने नहीं बनाया, ये असलियत है। ऊपर में न्यूज़ देखिए कि किसी एक बच्ची का दलित बच्ची का बलात्कार हो गया और नीचे वहीं पर एडवर्टाइजमेंट चल रहा है जो कि मैं बता रहा हूँ। भाजपा ये कह रही है कि हमने क्राइम को कम कर दिया। मतलब आप विरोधाभास यहीं पर देख रहे हैं कि न्यूज़ चल रहा है कि बच्ची का किसी का बलात्कार हो गया और उसी के नीचे एडवर्टाइजमेंट चल रहा है कि देश में क्राइम कम हो गया। तो ये केवल और केवल सबको पता है ये छवि बचाने की कोशिश है, असलियत बदलने की कोशिश नहीं है।
इंग्लिश में इसे कहते हैं ऑल शो एंड नो सब्सटेंस। लेकिन मैं कुछ अब आंकड़ों पे आना चाहती हूँ, और जो कि खुद मध्य प्रदेश सरकार के ही आंकड़े हैं, अब उसको ध्यान से सुनिएगा कि 2020 से 2024 के बीच में 2709 जॉब फेयर्स लगे हैं, यानी कि जो रोजगार मेले लगते हैं वो इन 4 सालों में 2020 से लेके 2024 के बीच में लगभग लगभग 2800 जॉब के मेले लगे हैं, जो रोजगार मेले हैं। और उसकी वजह से 3.22 लाख ऑफर लेटर्स इशू हुए हैं। अब इन ऑफर लेटर्स के जरिए कितनों को नौकरी मिली है ये पता नहीं है। द गवर्नमेंट हैज नॉट डिस्क्लोज्ड हाउ मेनी कैंडिडेट्स एक्चुअली गॉट जॉब्स। लेकिन जो मध्य प्रदेश के स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं गौतम टेटवाल, मैं उनका स्टेटमेंट यहां पर जरूर पढ़ना चाहूंगी और आपकी प्रतिक्रिया भी चाहूंगी सिद्धार्थ इस पर। उन्होंने ये कहा है, गौतम टेटवाल ने, जो कि मध्य प्रदेश के स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल रजिस्टर्ड इन एम्प्लॉयमेंट ऑफिसेज इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल काउंट। अब वो झूठ बोल रहे हैं या मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जितने लोग रजिस्टर होते हैं वो एक्चुअल काउंट से अलग हैं। इफ अ सन वर्क्स एट हिज फादर्स शॉप एंड इज रजिस्टर्ड इन एन एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, ही इज नॉट अनएम्प्लॉयड। यानी कि अगर एक बेटा, एक बाप की दुकान है, उसका बेटा अगर अपने आप को एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्टर करता है और अगर उसी दुकान में वो बेटा काम करता है तो उसका बेरोजगार युवकों में नाम नहीं रहेगा, ही इज नॉट अनएम्प्लॉयड। A person earning less than 12,646 rupees per month without steady work can be considered unemployed। यानी कि जिस व्यक्ति की आमदनी 12,646 रुपए से कम है हर महीने की, वो अनएम्प्लॉयड में आएगा। बट दैट इज नॉट द सिचुएशन इन मध्य प्रदेश। वो ये कह रहे हैं कि ये हालात मध्य प्रदेश में नहीं है। और जबकि कांग्रेस के एमएलएज हैं, उनका ये साफ साफ कहना है कि द गवर्नमेंट प्रीवियसली रिपोर्टेड 33 लाख अनएम्प्लॉयड पीपल इन जुलाई। नाउ इट अवॉइड्स शेयरिंग एक्चुअल फिगर्स फियरिंग बैकलैश। इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द क्राइसिस दे आर सिंपली रीनेमिंग इट। यानी कि समस्या का समाधान कैसे ढूंढ रहे हैं, उसको उसका नाम बदलकर। अब ये जो आंकड़े आए हैं और ये जो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर जिस तरीके की उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है रीनेमिंग पर, इस पर क्या कहेंगे आप सिद्धार्थ? जी, लाख और करोड़ के बीच में ना 100 गुने का अंतर होता है। हमने अभी डेटा बताया कि भारत में करीब करीब 4 करोड़ 3 करोड़ से ज्यादा लोग मतलब युवा बेरोजगार हैं। मैं कुल मिला के संख्या नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ केवल युवाओं की बात बोल रहा हूँ। युवा 4 करोड़ बेरोजगार हैं और भारत सरकार, या अभी आपने किसी के मंत्री का डेटा कहा कि उन्होंने अगर कहा कि 3 लाख या 30 लाख लोगों को उन्होंने नौकरी दिलवा दी है, तो इसका मतलब तो आप खुद मान रहे हैं कि आपने ऊंट के मुंह में जीरा डाला, आपने समुद्र से एक लोटा पानी निकाल लिया। तो आपने समुद्र से 3 करोड़ लोग इस देश में बेरोजगार है, आपने 3 लाख लोगों को नौकरी दी, तो इसका मतलब बाकी 2 करोड़ 97 लाख लोगों को तो नौकरी नहीं मिली ना। दूसरी बात है कि ये जो डेटा बता रहे हैं, मान लीजिए बहुत लोगों को मैं जानता हूँ, मान लीजिए मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई कर ली है और मुझे नौकरी नहीं मिल रही है और मेरे पिताजी एक छोटी सी दुकान चला रहे हैं, तो मैं घर में तो नहीं बैठूंगा, उनकी मदद करने जाऊंगा। अब मुझे ये बताइए कि मैंने जो पढ़ाई की है या जिस चीज की मेरी गुणवत्ता है उसके अनुसार अगर आप मुझे काम नहीं देंगे तब तो वो बेरोजगारी ही हुई ना। वो अगर बेरोजगारी नहीं हुई तब तो इसका मतलब तो आप कहिएगा कि मैं रोज खाना, मेरी पत्नी घर में रोज खाना बनाती है और रात में बर्तन मैं धो देता हूं, तो इसका मतलब मैं भी बेरोजगार नहीं हूं क्योंकि मैं बर्तन धो रहा हूं, क्योंकि मैं अपने घर में बर्तन धो रहा हूं, इसलिए ऐसे में तो कोई बेरोजगार नहीं है। भारत में तो जो प्रधान जी हैं वो तो सबसे ज्यादा काम करने वाले हैं क्योंकि वो 18-18 24 घंटे में 26 घंटे काम कर लेते हैं। बेरोजगारी का सीधा सीधा मतलब है कि व्यक्ति के पास जो गुणवत्ता है उस तरह का रोजगार अगर उसको नहीं मिला, इसका मतलब वो बेरोजगार है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर कोविड से पहले जो लोग शहरों में काम करते थे, दिल्ली मुंबई कलकत्ता में, वो अगर वापस यूपी और बिहार में जाके अपना घर में काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो बेरोजगार हैं, क्योंकि शहर में वो जो काम कर रहे थे उनकी कुछ गुणवत्ता थी, वो कारपेंटर थे, वो मिस्त्री थे, वो किसी तरह का काम कर रहे थे। अब वो जबरदस्ती आप उनको वापस घर भेज दिए हैं, उनको शहरों में काम करने के लिए जगह नहीं मिल रही है। अगर ऐसा ही होता तो इन्फोसिस क्यों कहता, अगर इतना इतना देश में रोजगार है तो इन्फोसिस के जो प्रधान जी हैं नारायण मूर्ति जी,
वो ये कहते हैं कि मेरे यहाँ तो अगले साल में मैं 50,000 नए लोगों को नौकरी दूंगा। वो तो उल्टा कह रहे हैं कि जो लोग हो वही अब 70 घंटा काम करो, क्योंकि वो ये कह रहे हैं इसका मतलब कि मैं नए लोगों को नहीं लूंगा, पुराने लोग मेरे यहाँ ज्यादा काम करो। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि कहीं पर भारत में बेरोजगारी है, ये डेटा बता रहा है। अब आप उसको बेरोजगार कहिए या आकांक्षी कहिए, मुझे पानी नहीं मिला कहिए या मुझे कहिए प्यासा हूं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पानी ऐसे भी नहीं मिल रहा था, पानी वैसे भी नहीं मिल रहा था। लेकिन सिद्धार्थ, मैं ये सोच रही हूँ कि ये सारी बड़ी बड़ी बातें जो मोदी सरकार ने कही थी कि देखिए आप बीजेपी को वोट करिए, हमारी डबल इंजन सरकार आपके लिए कमाल कर देगी, तो ये तो डबल इंजन फुस हो ही गया। लेकिन इसके अलावा आपको नहीं लगता कि गरीबी और बेरोजगारी का मजाक उड़ा रही है इस तरीके से मोदी सरकार, और जो वहां की राज्य सरकार है उनको ये बता के कि देखिए बेरोजगार नहीं है, ये हमारे आकांक्षी युवक हैं जिनमें बहुत आकांक्षा है। ये तो मजाक उड़ाना हुआ मेरे ख्याल से। बिल्कुल मजाक उड़ाना हुआ। उसका मूल कारण यह है कि बीजेपी का जो पूरा इकोसिस्टम है, मैं सरकार की बात नहीं करता हूं, मैं बीजेपी का जो पूरा इकोसिस्टम है, वो सत्ता की परिभाषा उसकी अलग है। जन मतलब अक्सर यह देखा जाता है, सत्ता की परिभाषा होती है कि सत्ता का मतलब है जनता की सेवा देना। मतलब गवर्नमेंट को माना जाता है सर्विस प्रोवाइडर। गवर्नमेंट लोगों को कुछ कुछ देती है, वो सड़क देती है, वो लोगों को रोजगार देती है, वो लोगों को बिजली देती है, वो लोगों को पानी देती है, वो लोगों को स्वास्थ्य देती है, वो लोगों को शिक्षा देती है। मतलब सरकार का मतलब ही होता है सेवा प्रदान करने वाली इकाई। भाजपा के पूरे इकोसिस्टम ने समझ के रखा है कि सत्ता मतलब सजा देने का अधिकार। तो जैसे ही आपने परिभाषा ही गलत पकड़ ली है, आपके दिमाग में यह है ही नहीं कि सत्ता में आने का मतलब है कि मुझे किसी को कुछ सेवा देना है। आपको लगता है सत्ता में आने का मतलब है मुझे सजा देना है। इसको एक बहुत साधारण सा उदाहरण से समझा देता हूं। स्कूल में टीचर होता है, टीचर का काम होता है बच्चे को पढ़ाना। अगर टीचर बच्चों को पढ़ाने के बदले, साथ में टीचर के पास एक छड़ी भी होती है। अब मुझे बताइए कि टीचर सुबह से शाम तक अगर बच्चे को छड़ी ही मारता रहे, उसको कुछ पढ़ाए ही नहीं, तो वो टीचर, उस टीचर के साल खत्म होने के बाद उस क्लास के कितने बच्चे पास करेंगे? क्योंकि जो परीक्षा होगी उसमें छड़ी कितना खाया इसका तो गिनती नहीं मांगा जाएगा ना। उसमें मांगा जाएगा कि फिजिक्स में तुमने क्या लिखा, न्यूटन का ग्रेविटी का सिद्धांत बताओ। तो वो टीचर ने तो एक साल तक न्यूटन का ग्रेविटी सिद्धांत पढ़ाया नहीं, वो तो केवल बच्चे को छड़ी मारते रहा। तो ये भाजपा एक ऐसी टीचर है जो कि ये नहीं समझी है कि टीचर का काम बच्चों को शिक्षा देना होता है, न कि सजा देना होता है। भाजपा का पूरा, और मैं फिर से कह रहा हूं, इसमें मैं भाजपा की किसी सरकार को दोषी नहीं मानता हूं। भाजपा का जो पूरा इकोसिस्टम है, जिसमें भाजपा के समर्थक भी हैं, भाजपा समर्थक गोदी मीडिया भी है, भाजपा के समर्थक चिंतक भी हैं, समझदार लोग भी हैं, काफी सारे समझदार लोग भी जो भाजपा के इकोसिस्टम में हैं, उनको पूछिए, वो कहेंगे सरकार का मतलब ये टाइट करना लोगों को। आप इसीलिए देखिए बीजेपी। लेकिन इस स्टोरी को लेकर मैंने तो आज तक पे, जो कि गोदी मीडिया जिसको लोग कहते हैं, आज तक पर श्वेता सिंह ने इसके ऊपर एक बकायदा रिपोर्ट की और बड़ी अच्छी रिपोर्ट की है। मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ कि आखिर गोदी मीडिया को क्या हो गया है, अचानक से क्या गोदी मीडिया का हृदय परिवर्तन हो रहा है? अगर श्वेता सिंह इसको लेकर रिपोर्ट कर रही है और जो गोदी चैनल्स अगर इसको लेकर रिपोर्टिंग इसकी कर रहे हैं कि देखिए मध्य प्रदेश में किस तरीके से बेरोजगार युवाओं का नाम बदल दिया गया है, तो ये किस बात का संकेत है? अच्छा, एक चीज बताइए नीलू जी, आप मेरे मुझसे वरिष्ठ भी हैं, आप मुझे कार्यक्रम में बुलाती हैं तो हम आ भी जाते हैं। आप मुझे 10 दिन तक अगर पानी ही नहीं पिलाइएगा, पानी देना देना मुझे बंद कर दीजिएगा, तो दोस्ती महत्वपूर्ण हो जाएगी या मेरे लिए अपना प्यास बुझाना महत्वपूर्ण हो जाएगा? गोदी मीडिया का बीजेपी के सरकार के का समर्थन करने की मजबूरी अपने जगह पर है, लेकिन सामने से जो सुनामी आ रही है बेरोजगारों की, समस्याओं की जो सुनामी आ रही है, उससे वो भी अछूते नहीं है। उनको भी तो समझ में आ रहा है कि सरकार कुछ भी बोले, जनता का तो मूड कुछ और है। इसीलिए मैंने जो शुरुआत में कहा ना कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। कागज का फूल भाजपा की सरकार भले बेच रही हो, लेकिन गोदी मीडिया समझ गया है कि ये कागज का फूल है, और जो खरीदने वाला आ रहा है मेरे दुकान पर, ये तो कागज का फूल कह के मुझे क्या कहते हैं, मुझे भी धोखेबाज बोलेगा। इसीलिए उसने अब धीरे धीरे सच बोलना शुरू किया है, क्योंकि उसकी मजबूरी है। मजबूरी यह है कि जनता के ज्यादा लोग, क्योंकि संख्या बता रही है कि 2010 में, माफ कीजिएगा, 2014-15 में जिस समय भाजपा सरकार आई, उस समय भारत का
क्या कहते हैं, बेरोजगारी दर 5% थी, आज वो 8% हो गई है। इसका मतलब पिछले 10 साल में करोड़ों ज्यादा लोग आज बेरोजगार हैं। तो अब करोड़ों की संख्या में अगर लोग बेरोजगार होंगे, तो वो तो मीडिया से भी तो सवाल पूछेंगे कि भैया सच मैं बेरोजगार हूं और तुम भाजपा का गुणगान क्यों कर रहे हो, मेरी भी बात करो। तो मेरे ख्याल से गोदी मीडिया भी दबाव में आ चुका है, क्योंकि ये जो जनता की सुनामी है, जनता की सुनामी मैं नहीं कहूंगा, जनता की समस्याओं की सुनामी, ये समस्या की सुनामी भाजपा के दरवाजे तक पहुंच गई है। भाजपा ने पिछले 10 साल में अपना कोई ईंट पत्थर का घर नहीं, किला नहीं बनाया, उसने एक ताश का महल बनाया। अब मुझे बताइए, बारिश आएगी तो आपका घर अगर ईंट पत्थर का होगा तब तो आप बच जाएंगे, लेकिन अगर आपका महल ताश का होगा और बाहर से बहुत तेज आंधी आएगी, तो वो आंधी में तो ताश का महल उड़ना ही है। तो ये नाम देखिए, जितना भी बदलते रहें, नाम बदलना चाहिए, अच्छी बात है। इससे पहले एक तैमूर लंग भी हुआ करते थे, एक लंगड़ा भारत में कहते थे कि वो लंगड़ा था, इसीलिए उसका नाम तैमूर लंग था। तो वो दिल्ली से देवगिरी और देवगिरी से दिल्ली, अपना क्या कहते हैं, भारत की राजधानी को ही बदलते रहता था। तो बदल सकते हैं, अभी बहुत काम बाकी है, दिल्ली से इनको राजधानी भी बदल लेनी चाहिए। बात लेकिन एक हमें जो एक बहुत ही शार्प कमेंट्री जिस बात पर करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि नाम बदलने से तो उसका उसकी जो असलियत है वो बदल नहीं जाती। अब मोदी जी ने मोदी की सरकार ने क्या-क्या किया? सड़कों के नाम बदल दिए, जो साइन बोर्ड्स रहते थे उसके नाम बदल दिए। अब लेकिन ये तो जो रीनेमिंग पॉलिसी है सरकार की, ये तो कुछ और ही अलग लेवल पर दिख रही है। ये तो बिल्कुल पॉलिसी मेकर्स क्या उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई जॉबलेसनेस एस्पिरेशन में कैसे बदल सकता है? क्या ये अंग्रेजी की डिक्शनरी किसी को समझ में नहीं आ रही है या आंख को चश्मे पर कुछ लग गया है, उनको नजर नहीं आ रहा है? एस्पिरेशनल कैसे हो सकती है? एक स्टेट ऑफ जॉबलेसनेस यानी कि जो बेरोजगारी की अवस्था है, वो आकांक्षा में कैसे बदल सकती है? ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी? मतलब हाँ मेरे डेफिनिशन, भाषा, ग्रामर, पॉलिसी मेकिंग सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है, सब कुछ गड़बड़ा गया है। देखिए, मेरे ख्याल से भाजपा के इकोसिस्टम ने एक चीज समझी है, जो कि मेरे ख्याल से जो लिबरल लोग हैं उनको भी समझना चाहिए। एक बहुत पुरानी कहावत है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि जानवर भी अगर हैं, तो उनको भी 2 वक्त का खाना और क्या कहते हैं, जीवित रहने के लिए संसाधन, हवा पानी प्रकृति दे देती है। तो मतलब ऐसा कहीं नहीं होता, बहुत रेयर केस में होता है कि कोई जानवर भूखमरी से मर गया, किसी तरह के एक बहुत बड़ी विपदा आई तो अलग बात है, लेकिन भूखमरी से जानवर भी नहीं मरता है। तो बीजेपी का इकोसिस्टम ये मान रहा है कि इस देश में जब जानवर भी भूखमरी से नहीं मर रहे हैं, तो आदमी भी भूखमरी से तो नहीं मर रहा होगा। अगर वो भूखमरी से नहीं मर रहा है, तो इसका मतलब किसी तरह अपना जीवन जी रहा है। तो जब जीवन जी ही रहे हो, तो फिर आगे की कुछ आकांक्षा करो, नौकरी की आकांक्षा क्यों कर रहे हो, बस जी रहे हो ना। तो मेरे ख्याल से फिर से मेरा कहना है, बीजेपी इकोसिस्टम ने कुछ चीजों की परिभाषाओं को अपने दिमाग में ही गलत ढंग से रीड करके रखा है। उसका उसका ये मानना है उसका ये मानना है कि कोई आदमी कुछ भी काम अगर कर रहा है, तो इसका मतलब वो रोजगार है, रोजगार उसको मिल गया है। अगर मुझे कोई काम नहीं मिला, मैं इंजीनियर हूं और मुझे कोई काम नहीं मिला, मैं अपने बीवी बच्चों को संभालने के लिए कहीं पर उबर या ओला की कार को भाड़े पर ड्राइव कर रहा हूं, वो मेरी मजबूरी में भी, तो भाजपा कहेगी तुमको तो रोजगार मिल गया। लेकिन भैया मुझे ये बताओ कि मैं अगर इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ हूं, तो मैं इस देश के विकास में कुछ अपनी नई चीज, इंजीनियरिंग की वैज्ञानिक चीजों के साथ भी तो मैं इस देश के विकास में योगदान कर सकता हूं। तुम्हारा तो काम है कि मुझे वहां पर खिलाओ। इसको फिर से मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बोलता हूं कि किसी टीम में अगर 11 खिलाड़ी हैं, तो कप्तान का काम होता है कि टॉस अगर वो जीत गया है ना, तो ओपनिंग बैट्समैन किसको खिलाना। आप बॉलर को नीचे के बॉलर को बैटिंग नहीं करवा सकते, बैट्समैन से आप बॉलिंग नहीं करवा सकते। एक होता है बैटिंग ऑर्डर तय करना। तो इस देश में अगर करोड़ों रोजगार, एक मजेदार बात यह है कि गोदी मीडिया तो कर ही रहा है, लेकिन अब गोदी सेठ का जो चैनल है, मोदी जी के लाडले अदानी का जो चैनल है, वो भी इस पे खूब जोर शोर से लिख रहा है। मैं हर जगह देख रही हूँ, एनडीटीवी को कोट किया गया है, एनडीटीवी की रिपोर्ट है इस पर, और कि अनएम्प्लॉयड नो दे आर एस्पिरेशनल यूथ सेज मध्य प्रदेश। एनडीटीवी के खूब कटिंग्स इस समय चल रहे हैं। ये हो क्या रहा है सिद्धार्थ? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस। मेरे मेरे ख्याल से फिर मैंने कहा ना कि भाजपा ने भले एक ताश का महल बनाया हो, ताश का महल के पीछे भाजपा भी थी और भाजपा के समर्थक गोदी मीडिया भी थे।
लेकिन उस तरफ से अभी तक सूखा पड़ा हुआ था, न तो बारिश आ रही थी और न तो तूफान था, तो सब कुछ ठीक था। जैसे देखिए हवा अगर नहीं चल रही है, पानी अगर नहीं बरस रहा है, तो आपका ताज का महल जो है बहुत सुंदर दिखेगा। लेकिन हुँ, जैसे ही हवा चलेगी, बारिश आएगी, ताज का महल गिरना शुरू होगा। तो ताज के महल के पीछे जो गोदी मीडिया थी, मेरे ख्याल से उसको अब मालूम पड़ गया है कि इस देश में समस्याओं की सुनामी, समस्याओं का बारिश, समस्याओं की क्या कहते हैं तूफान अब आ गया है। ताज का महल उनको नहीं बचा पाएगा, इसीलिए वो अब बहुत जल्दी अपने आप को उस पाले में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मैं इस पाले में नहीं था, मैं तो तुम्हारे ही पक्ष में था। ये जैसे जैसे कल आपने देखा जी टीवी के मालिक ने एक क्या कहते हैं माफीनामा निकाला। मुझे बताइए कि आपने 10 साल तक किसी एक गलत न्यूज़ को सच न्यूज़ बोल के मतलब बना-बना के उस पर हज़ारों कार्यक्रम कर दिए। लाखों लोग इस देश के करोड़ों लोगों की मानसिकता को आपने बदल दिया। आपको क्या लगता है कि एक ट्वीट में माफ़ी माँग के आपको लगता है कि आप इस पाले से उस पाले में चले गए? प्रायश्चित ये नहीं होता, प्रायश्चित अगर सच में करना हो ना, तो उनको कहना चाहिए कि इस मेरे चैनल से जो गलती हुई है, अगले 10 दिन तक मैं अपने चैनल पर कोई न्यूज़ नहीं दिखाऊँगा। ये मेरा प्रायश्चित है, क्योंकि मैं गलत न्यूज़ दिखा रहा था। तो ये जो है ना गोदी मीडिया अब समझ गया है कि सुनामी चौखट पे आ गई है, इसीलिए वो कोशिश कर रहा है कि आज तक वो क्या कहते हैं ताश के पत्ते के इधर था, वो कोशिश कर रहा है कि नहीं-नहीं मैं तो तुम्हारे ही साथ में लेकिन दिखाने की कोशिश हो रही है। लेकिन मैं ये एक बात समझना चाह रही हूँ कि अगर मध्य प्रदेश की सरकार ने बेरोजगारी का मजाक उड़ाते हुए अगर बेरोजगार युवाओं को आकांक्षी युवा कहने की जरूरत की है, तो ऐसा काम तो मुख्यमंत्री बिना मोदी जी से कंसल्ट किए तो कर नहीं सकते। मोदी जी को जरूर उनको पिक्चर में रखा गया होगा, उनको लूप में लिया गया होगा कि देखिए हम इसकी परिभाषा बदलने जा रहे हैं बेरोजगारी की, हम बेरोजगार युवाओं को आकांक्षी युवा कहेंगे। अब इसके आगे जो सवाल खड़ा होता है कि जो मध्य प्रदेश का जो ये पायलट प्रोजेक्ट है ये रीनेमिंग का कि बेरोजगार युवा आकांक्षी युवा हैं, तो ये क्या ये मोदी जी अब पूरे देश में लागू करेंगे? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं। देखिए, एक प्रयोगशाला ज़रूर है कि कोशिश करेंगे कि इस तरह का अगर नाम पूरे भारत में बदल दें, तो क्या बदनामी थोड़ी कम होगी। लेकिन फिर से मैं कहता हूँ, मैं अपना नाम बदल दूँ देखिए, एक चीज़ आप फिर से मैं बहुत साधारण भाषा में बोलता हूँ। आप किसी भी अपने शहर में एक कोर्ट है ना, कोर्ट में चले जाइए, ₹35 में आप अपना नाम बदल सकते हैं। कोई भी आदमी ₹35 का एक क्या कहते हैं ब ब स्टाम्प पेपर लेके अपना नाम बदल सकता है। कल को मैं अपना नाम रख लूँ डोनाल्ड ट्रम्प, तो मुझे बताइए मैं अपना नाम भले डोनाल्ड ट्रम्प रख लूँ, लेकिन मैं डोनाल्ड ट्रम्प मैं अमेरिका का राष्ट्रपति तो नहीं बन जाऊंगा ना। मैं अपने आप को डोनाल्ड ट्रम्प कहूंगा, आप तो नहीं कहेंगे ना। मैं तो नहीं अपने आप को लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प कहने लगूंगा, आप तो मुझे डोनाल्ड ट्रम्प नहीं कहेंगे। अब स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने ही तो कॉमेडी की थी ना, उसके खिलाफ दर्जनों एफआईआर दर्ज हो रही हैं। अभी कल कल भी 3 हुई है, उसके पहले भी एक हो गई थी और पता नहीं अभी और कितनी होंगी। तो अब ये कौन-सा मज़ाक है? ये भी तो एक मज़ाक ही है ना। नहीं, नहीं, बिल्कुल ये मज़ाक है, लेकिन ये मज़ाक भाजपा अपने खुद के ऊपर कर रही है। फिर से मैं कह रहा हूँ, मैं अपना नाम बदल के डोनाल्ड ट्रम्प कर लूँ, तो मैं तो अपने आप को डोनाल्ड ट्रम्प कहूँगा, लेकिन दुनिया में एक भी आदमी, मेरी बीवी भी मुझे नहीं कहेगी कि तुम डोनाल्ड ट्रम्प हो। तो मुझे हुँ। ये बताइए, आप बेरोज़गार को आकांक्षी भले भाजपा खुद कह ले, लेकिन बेरोज़गार को पूछिएगा तो वो कहेगा कि मैं बेरोज़गार हूँ। बेरोज़गार बिल्कुल। अपना नाम कैसे बदल लेगा? तो दुनिया हुँ। उनको बेरोज़गार ही कहेगी, खुद अपने आप को बेरोज़गार ही कहेंगे। बेरोजगारी की जो दर्द है वो दर्द उनके अंदर वही रहेगी। आप नाम कितना भी बदल लीजिए, मेरे ख्याल से बीजेपी के इकोसिस्टम को पूरे इकोसिस्टम को फिर मेरा कहना है, इसमें मैं किसी केवल सत्ता पक्ष या जो पावर में है उनके बारे में नहीं कह रहा हूँ। बीजेपी इकोसिस्टम को ये समझना है कि सरकार नाम की इकाई का कर्तव्य होता है सर्विस प्रोवाइड करना, लोगों को सुविधाएँ देना, लोगों को सेवा देना, लोगों को सजा देने का काम सरकार का नहीं होता है। सजा देने के लिए न्यायालय होता है। किसी को फांसी की सजा देश के प्रधानमंत्री नहीं सुनाते हैं, किसी न्यायालय का जज सुनाता है। तो सजा देने का काम जो न्यायालय का है वो उनको करने दीजिए। सरकार का काम किसी को टाइट करना नहीं है, लोगों के जीवन को लूज करना है। लोगों के जीवन में जो टाइटनेस है, लोगों के जीवन में जो समस्याएं हैं उसका समाधान करना सरकार का काम है। लोग सरकार का काम लोगों को सजा देना नहीं है। टीचर का काम पढ़ाई करना, बच्चों को ज्ञान देना होता है, टीचर का काम छड़ी चलाना नहीं होता है। मेरे ख्याल से ये गलतफहमी के चलते उनको ये लग रहा है कि अब वो उनके ऊपर एक कलंक लग गया है बेरोजगारी बेरोजगारी, तो वो चाह रहे हैं कि कलंक अपना मिटा लें। लेकिन कलंक मिटा भी लेंगे तो माथे पर अगर इतना बड़ा काला तिल बचपन से पैदा हुए थे उसी समय से है,
तो काला काला बिल्कुल, काजल भले निकाल लेंगे, तिल तो दिखते ही रहेगा ना। बिल्कुल। चलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।